हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी वाला। मैं हूं गरिमा और आज हम देखेंगे 28 अप्रैल का करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम, यूपीपीसीएस और इस तरह के जो अन्य एग्जाम्स हैं वहाँ आपके काम आने वाला है। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो आप कोई भी मीडियम के हों आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। और इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो पहले आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और फिर करंट अफेयर्स को सुनिए, है ना। तो उससे क्या होगा कि आपका माइंड ज़्यादा रिटेन कर पाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आप जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक है कि मध्य प्रदेश ने यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक पैनल बनाया है, ठीक है। तो इससे पहले जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यूसीसी मीन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता, ठीक है। ये इससे पहले उत्तराखंड और गुजरात लागू कर चुके हैं। मध्य प्रदेश तीसरा राज्य बनने जा रहा है जो इसे लागू करेगा और उसने एक हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया है, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि सिविल कोड क्या होती है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या मतलब है। तो देखिए, होता क्या है कि दो तरह के मामले होते हैं। एक होते हैं क्रिमिनल केसेस जैसे कि चोरी डकैती हत्या आदि, है ना। और दूसरे होते हैं सिविल केसेस, नागरिक मामले, जैसे कि विवाह कैसे होना है, तलाक कैसे होना है, उत्तराधिकार के क्या नियम होंगे। तो ये सिविल केसेस होते हैं। तो भारत में क्या होता है कि ये जो सिविल केसेस हैं ये धर्म के अनुसार चलते थे। हर धर्म के, आप देखिए कि हर धर्म में शादी अलग तरह से होती है, ठीक है। तलाक के अलग तरह के नियम हैं, ठीक है। उत्तराधिकार के अलग तरह के नियम हैं, ठीक। तो ऐसे में वहाँ पर कानून समान नहीं है। लेकिन अगर किसी ने मर्डर किया है तो वो किसी भी धर्म का हो, उसके लिए समान कानून है, ठीक है। तो क्रिमिनल कोड तो एक समान है, यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड, लेकिन सिविल कोड एक समान नहीं है। सिविल कोड कैसे चलती है, अलग अलग धर्म के हिसाब से अपने अपने अलग अलग लोगों की है, ठीक है। तो अब हमारा जो अनुच्छेद 44 है संविधान का 44, वो कहता है कि सरकार को समान नागरिक संहिता लागू करनी है ना। क्योंकि ये तो गलत है ना, इसमें फिर क्या होगा कि किसी के साथ अन्याय हो जाएगा, है ना। जैसे कुछ धर्मों में महिलाओं के लिए जो है समानता के प्रावधान नहीं है, ठीक है। तो हमारे ही देश में दो अलग अलग तरह की महिलाएं, अलग अलग धर्मों की महिलाएं अलग अलग व्यवहार झेल पाती हैं, है ना, झेलती हैं। तो उसको रोकने के लिए हमें एक समान नागरिक संहिता चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद 44 इसको कहता है कि सरकारें इसे लागू करेंगी। तो केंद्र में क्या हुआ, अभी तक इसकी सहमति नहीं बन पाई। इसमें और देख लेते हैं, इसमें आके मैंने इसके प्रोविजंस लिखे हैं। तो देखिए यहाँ पे आर्टिकल 44, आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, है ना, कानून के समक्ष समानता। तो ये कहता है कि क्या होना चाहिए, हाँ, समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, ठीक है। अब धर्म वाले कहेंगे कि नहीं, हमें तो हमारे धर्म को बचाने का अधिकार है, राइट टू रिलीजन, ठीक। तो सरकार का मानना है कि भाई राइट टू रिलीजन तो है, आपको धार्मिक धर्म का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन वो सिर्फ आपके रिचुअल्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये जो इस तरह की सेक्युलर एक्टिविटीज है ना, जैसे इनहेरिटेंस, मैरिज, ये धर्म से जुड़ा मुद्दा नहीं है, ठीक। आपको पूजा कैसे करनी है ये आप तय कर लो, उसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा, है ना। लेकिन शादी या तलाक कैसे होगा, तलाक के बाद महिलाओं को कितना जो एलिमनी है वो मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है ये कौन तय करेगा, ये तो स्टेट के कानून के हिसाब से ही तय होगा, है ना। और सरकार का कहना है कि इसमें आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हनन नहीं होता, ठीक। इसके अलावा और क्या संवैधानिक प्रोविजन है, तो एक कॉन्करेंट लिस्ट है। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है, समवर्ती अनुसूची। इसकी एंट्री 5 कहती है, जो हमारी सातवीं अनुसूची है उसकी समवर्ती सूची कहना चाहिए ना। तो समवर्ती सूची कहती है कि जो स्टेट्स हैं और जो केंद्र सरकार है, दोनों ही क्या है, इन मामलों में अपने अपने कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो केंद्र सरकार भी बना सकती है, राज्य सरकार भी बना सकती है। अब केंद्र में तो अभी तक सहमति नहीं बन पा रही, है ना। तो धीरे धीरे कुछ राज्यों ने इसे अपनाना शुरू कर दिया है, जैसे उत्तराखंड ने अपना लिया है, गुजरात ने अपना लिया है, और असम जो है इस पे, वहाँ पे भी बातचीत चल रही है ना, परामर्श चल रहा है।
और मध्य प्रदेश में हमने देखा कि अभी क्या हो रहा है, कमेटी का गठन हो गया है ना। तो इस तरह से अलग अलग राज्यों में ये चल रहा है। गोवा का मैंने क्यों नाम नहीं लिया, क्योंकि गोवा में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड है, लेकिन वो पुर्तगालियों के समय की है, पोर्टुगीज सिविल कोड है वो, ठीक है, वो थोड़ी सी इससे अलग है, ठीक। लेकिन अगर हम स्वतंत्र भारत की जो हम चाहते थे सिविल कोड आए, वैसे सिविल कोड इन 3 राज्यों में अभी तक लागू, 2 राज्यों में लागू हुई है और तीसरे असम में अभी परामर्श के चरण में, ठीक है, कंसल्टेशन स्टेट में, ठीक। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश ने एक 6 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है, ठीक है, और ये 6 सदस्यीय कमेटी जो है अगले 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट दे देगी। अध्यक्ष कौन है इसकी? तो अध्यक्ष हैं रिटायर्ड जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई, ठीक है। इन्होंने ही जो उत्तराखंड और गुजरात में यूसीसी लागू हुई है उसका ड्राफ्ट कमेटी की अध्यक्ष भी यही थी, है ना, मतलब इन्होंने ही मसौदा तैयार किया था वहाँ दोनों जगह पे, ठीक है, और अब ये यहाँ पे भी तैयार कर रही हैं। और कौन कौन मेंबर्स हैं मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आपके काम के नहीं हैं, ठीक है, आप इन्हें बिना पढ़े भी छोड़ देंगे, आपका काम चल जाएगा, ठीक। कोई कुछ चीज़ें इसलिए भी लिखनी होती हैं क्योंकि कई बार बच्चों को उत्सुकता होती है ना, कि बाकी के 6 मेंबर्स के नाम नहीं दिए, ठीक। तो मैं ये भी कह के हटा सकती हूँ कि ये तो एग्जाम में पूछे नहीं जाने, है ना, लेकिन मैंने यहाँ पे ये लिख दिए हैं, आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इन्हें छोड़ सकते हैं कंप्लीटली। बस आपको इनकी जो अध्यक्षा हैं उनका नाम पता होना चाहिए, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये कमेटी 60 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी जून तक, और उसके बाद फिर कानून लाया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि दिवाली तक इस कानून को लागू कर दिया जाएगा, बाकी देखते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए क्या है ना, हमारे लिए अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा है पहला राज्य जिसने इसको अपनाया है, तो उत्तराखंड है, गोवा नहीं है ना, गोवा में तो शुरू से ही लागू है, ठीक है, गोवा में पहले से है और वो पोर्टुगीज वाली है, और यहाँ पे हम इंडिपेंडेंट इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ तो जब अंग्रेजों का शासन था ना देश में, तो गोवा में पुर्तगालियों का शासन था, तो गोवा में उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करके रखे थे, ठीक है। इसके बाद थोड़ा कॉन्सेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है कि इनमें से कौन आर्टिकल 25 और यूसीसी के बीच के संबंध को अच्छे से व्याख्या करता है, ठीक है, कि अनुच्छेद जो 25 है वो कंप्लीटली प्रोहिबिटेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी, क्या ये यूसीसी के क्रियान्वयन को रोकता है? तो ऐसा तो नहीं है ना, रोकता होता तो फिर बाकी 2-3 जगह क्रियान्वित हो ही नहीं पाती, है ना। आर्टिकल 25 सभी पर्सनल लॉज को प्रोटेक्ट करता है इंक्लूडिंग सेक्युलर एस्पेक्ट, ऐसा भी नहीं है ना, जो सेक्युलर एस्पेक्ट है उस पर जो है सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। आर्टिकल 25 जो है रिलीजियस प्रैक्टिस को तो प्रोटेक्ट करता है, लेकिन सेक्युलर एक्टिविटीज जैसे इनहेरिटेंस आदि को प्रोटेक्ट नहीं करता है ना, वहाँ पे कानून बन सकता है, तो ये सही रहेगा, आंसर विल बी सी। नेक्स्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि एशिया की पहली यूनेस्को चेयर स्थापित हुई है, यूनेस्को की चेयर ऑन जेंडर इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, लैंगिक समावेशन और कौशल विकास पर यूनेस्को की एशिया की पहली यूनेस्को चेयर स्थापित हुई है, कहाँ पे? इंडिया में, है ना। इंडिया में एक यूनिवर्सिटी है सिम्बायोसिस, में भी आपने नाम सुना हो, काफी फेमस यूनिवर्सिटी है, सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी SSPU पुणे, ठीक है। तो इसने यहाँ पर ये इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। कब हुई? तो 2nd एडिशन चल रहा था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का, कौन सी कॉन्फ्रेंस थी? यूनेस्को की कॉन्फ्रेंस थी, यूनेस्को आयोजित करा रहा था, विमेन लीडिंग द फ्यूचर ऑफ वर्क, है ना, कि जो महिलाएं हैं वो जो काम है उसके भविष्य को लीड कर रही हैं, है ना, उसका नेतृत्व कर रही हैं, ठीक है। तो इस पे कॉन्फ्रेंस चल रही थी, वहां पे इस चेयर की स्थापना हुई है, कहाँ पे? सिम्बायोसिस पुणे, याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया मैं डेली ही ऐसी कोई ना कोई न्यूज़ आती है और मैं ये इस बात डेली ही बताती हूँ, ठीक है, कि भारत का पहला, वर्ल्ड का पहला, एशिया का पहला, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, ये एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप बाकी चीज़ों का रिवीजन 3 बार कर रहे हो तो इनका 5 बार करना, ठीक है, इनके आने के चांसेस ज़्यादा है, ओके।
नेक्स्ट है कि इसमें यहाँ पर ही हमने फिर बनाया जेंडर इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट के लिए एक चेयर, यूनेस्को की चेयर, ठीक है। जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए, श्री जयंत चौधरी, उन्होंने इसको इनैगोरेट किया था। जानने की आवश्यक, मतलब इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ सकते हैं, ठीक है। इस इनिशिएटिव का नेतृत्व कौन करेगा? तो डॉक्टर स्वाति मजूमदार, जो SSPU सिम्बायोसिस पुणे की प्रो चांसलर हैं और एक बहुत जानी मानी एक्सपर्ट हैं। किसकी एक्सपर्ट हैं? स्किल डेवलपमेंट की पॉलिसीज बनाती हैं, ठीक है। इसमें क्या है, देखो इसमें क्या किया जाएगा, हमने महिलाएं ग्रेजुएशन तो काफ़ी करती हैं, है ना, ग्रेजुएट्स तो हैं, लेकिन वर्क फोर्स में नहीं आ पाती, है ना। तो अगर हम एक डेटा देखें तो स्टेम सेक्टर में, स्टेम सेक्टर क्या होता है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इस जो साइंटिफिक टाइप की सब्जेक्ट्स हैं, है ना, उनमें महिलाएं लगभग 43% महिलाएं ग्रेजुएट्स हैं। लेकिन अगर हम वर्कफोर्स की बात करें तो केवल 27% महिलाएं वर्कफोर्स में हैं। तो ऐसी बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास डिग्री तो है, लेकिन वो क्या नहीं कर पाती, काम नहीं कर पाती, वर्कफोर्स में नहीं आ पा रही, ठीक है। तो उसका कारण है कि कई बार होता है कि घर परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है ना, जेंडर इंक्लूजन नहीं है। दूसरा है कि हो सकता है उन पे डिग्री तो हो लेकिन स्किल ना हो, है ना। तो उन दोनों चीज़ों को ही, ये जो गैप है इसको फिल करेगी ये चेयर, ठीक है। और जो इसमें मेन फोकस किया जाएगा जो सनराइज सेक्टर है। अब सनराइज सेक्टर क्या होते हैं? जो भविष्य में जिनके उभरने के बहुत चांसेस हैं, है ना, जो आज की डेट में तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन आने वाले 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में उनका महत्व बहुत बढ़ने वाला है। जैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डिफेंस टेक्नोलॉजी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग। तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर महिलाओं की अभी कमी है। उन क्षेत्र में महिलाओं की प्रेजेंस बढ़ाना, उनको सशक्त करना, ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो होगा एक सेंटर की तरह काम करेगा, रिसर्च, इनोवेशन, पॉलिसी मेकिंग के लिए, ठीक, सिम्बायोसिस पुणे, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसे कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो पुणे में, है ना। कहाँ पे स्थापित की गई है यूनेस्को चेयर? सिम्बायोसिस पुणे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने प्री क्वालिफाई किया है पहली मलेरिया ट्रीटमेंट को जो न्यू बॉर्न्स के लिए है ना, जो नवजात शिशु हैं उनके लिए अभी तक मलेरिया का कोई इलाज नहीं था, ठीक है। तो क्या करते थे लोग, जो डॉक्टर्स थे मेनली, जो बड़े लोगों की, एडल्ट की या बड़े बच्चों की दवाइयाँ हैं वो ही कम मात्रा में इन्हें दे देते थे, है ना, लेकिन उसके फिर साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक। तो अभी हाल ही में WHO ने क्या किया है, वर्ल्ड मलेरिया डे से एक दिन पहले, है ना, विश्व मलेरिया दिवस होता है 25 अप्रैल को, ठीक है। और उन्होंने 24 अप्रैल को इसकी घोषणा की कि हमने पहली एंटी मलेरियल ट्रीटमेंट को मंजूरी दी है न्यू बॉर्न्स और यंग इन्फेंट्स के लिए, है ना। मीन्स जो ऐसे बच्चे हैं जो 2 किलो से 5 किलो के भीतर हैं, ठीक है। अमूमन जिस बच्चे का जन्म होता है वो 2 किलो के करीब होता है, तो 2 किलो से 5 किलो के भीतर जो बच्चे हैं उनके बीच के, उनके लिए ये ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो अभी तक ये ट्रीटमेंट नहीं था, तो अभी क्या होता था कि वो बड़े लोगों की ही दवाइयाँ दे देते थे, है ना, जिससे डोजिंग एरर, साइड इफेक्ट, टॉक्सिसिटी, ये सारे इश्यूज आते थे, है ना, और जोखिम ज़्यादा होता था, ठीक। तो अब ये जो नई मेडिसिन है वो किसने डेवलप की है? तो नोवार्टिस ने डेवलप की है, मेडिसिन फॉर मलेरिया वेंचर के साथ मिलकर, ठीक है। तो नोवार्टिस कंपनी का नाम ध्यान रखना है। 2 किलो से 5 किलो तक के बच्चे जो हैं उनके लिए काम आने वाली है। जो छोटे बच्चों की दवाइयाँ होती हैं ना, 5 साल तक के बच्चों की दवाइयाँ, वो एज के हिसाब से नहीं दी जाती, वो वजन के हिसाब से दी जाती हैं, है ना, कि बच्चे का वेट कितना है, वेट ज़्यादा है तो डोज ज़्यादा, वेट कम है तो डोज कम, ठीक है। फॉर्म्युलेशन क्या है इसका, क्या नाम होगा, तो क्वार्टम बेबी उस मेडिसिन का नाम है। आर्टिमेथर और ल्यूमेफेंट्रिन इनको मिलाकर ये बनी है ना। तो आर्टिमेथर और ल्यूमेफेंट्रिन, इनकी ये 2 फॉर्म्युलेशन है उसमें, ठीक है। और WHO ने इसे प्री क्वालिफाई कर दिया है, और इससे क्या होगा कि जो फंडिंग एजेंसीज हैं जैसे ग्लोबल फंड, यूनिसेफ, UNITAID, है ना, ये क्या करेंगी, अब ये फंड करना शुरू कर देंगी, है ना। जैसे जिन ऐसे कुछ इलाके हैं जहाँ पे मलेरिया बहुत ज़्यादा है ना, एशिया के कुछ क्षेत्र हैं, अफ्रीकन रीजन है ना, बहुत ज़्यादा मलेरिया है,
तो वहाँ पे ये लोग फंडिंग करना शुरू कर देंगे और बच्चों को ये मेडिसिन मतलब ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है। विश्व मलेरिया दिवस मैंने आपको बताया 25 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ पर एक कैंपेन चलाया गया नए मैंडेट के साथ, ड्रिवन टू एंड मलेरिया, नाउ वी कैन, नाउ वी मस्ट, कि हम मलेरिया को खत्म करके रहेंगे, अब हम कर सकते हैं, अब हमें करना ही होगा। ठीक है, तो ये इसका मैंडेट था। क्वार्टम बेबी किसके द्वारा डेवलप की गई है मलेरिया की ड्रग? नोवार्टिस। ऐसे भी आ जाएगा कि अब हाल ही में बच्चों के लिए मलेरिया की ड्रग को मंजूरी दी है, उसका क्या नाम है ना, या क्वार्टम बेबी क्या है, किस रोग की दवा है। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन इस यहाँ पे बन सकते हैं। मलेरिया डे कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट एक बहुत अच्छा साइंस टेक में एक डेवलपमेंट हुआ है, प्रज्ञा। ठीक है, प्रज्ञा क्या है? एक AI एनेबल्ड सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम है। ठीक है, AI से चलेगा, मतलब AI इसमें लगा हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, और मेनली क्या है, सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम है। पहले हम समझ लेते हैं ये सिस्टम क्या है। देखो, अभी अगर हमें बॉर्डर इलाकों का निगरानी करनी होती थी, है ना, हम क्या कर सकते थे? कैमरा लगवा सकते हैं। ठीक है, और एडवांस वर्जन में जाए तो सैटेलाइट की इमेजेस ले सकते हैं। ठीक, तो सैटेलाइट हमने स्थापित कर दिया, वो एक बड़े एरिया को कवर करेगा, है ना, कैमरा तो छोटे एरिया को कवर करता। लेकिन सैटेलाइट की इमेजेस को देखने के लिए, कंसिस्टेंटली देखने के लिए आपको एक आदमी बिठाना पड़ेगा ना, वो देख पाए कि अरे यहाँ पे ये हलचल हुई है तो इसका मतलब दुश्मन ने एंट्री ले ली है। ठीक है, तो आपको कोई ना कोई मानवीय बैकअप वहाँ पे देना होगा साथ में। सैटेलाइट तो बस फोटो खींच के दे देगा, है ना, उस फोटो में क्या क्या गड़बड़ियाँ हैं ये तो आदमी को ही पहचाननी पड़ेंगी। लेकिन अब यहाँ पे कौन पहचानेगा? AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ ये क्या करेगा। ये एक कैमरा नहीं है, ये क्या है? कॉग्निटिव सर्विलांस वॉचडॉग, है ना, एक ऐसा वॉचडॉग है, एक ऐसा निगरानी करता है जो कॉग्निटिवली, मतलब वो बुद्धि भी लगाएगा अपनी, है ना, और सैटेलाइट का डेटा तो लेगा ही, और अब आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, यही देख के बता देगा कि भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे कुछ हलचल मिल रही है, यहाँ की मिट्टी में कुछ गड़बड़ी है ना, तो यहाँ पे हो सकता है इसके नीचे सुरंग बना दी हो। ठीक, तो इस तरह की चीज़ें ये करेगा। ठीक है, अभी क्या होता था, अभी हमने जो स्कैन्ड इमेजेस हैं उसमें एनालिस्ट बिठाने होते थे, और वो घंटों लगाएंगे, उसके बाद कुछ अगर एनोमॉली है, कुछ विसंगतियाँ मिली हैं हमें, कुछ गड़बड़ियाँ हैं, तो उनका पता लगाया जाता था। ये तो साथ के साथ में डेटा आ रहा है और हाथ के हाथ एनालाइज कर रहा है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो ये काम करेगा प्रज्ञा। तो आप समझ रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण है ना। किसने बनाया है? तो भाई DRDO। ठीक है, DRDO का एक सेंटर है, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, इम्पोर्टेंट सेंटर है, इसने बना के दिया है DRDO ने, बेंगलुरु में है ये सेंटर, और DRDO ने इसे किसे सौंपा है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, कि लो भाई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अपने बॉर्डर्स की सुरक्षा करो, हमने बना के दिया है ना। तो ये एक अच्छी छलांग है, क्वांटम लीप है भारत की सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी और बॉर्डर मैनेजमेंट में। देखो, अब प्रीलिम्स में तो सीधा यही पूछ लेगा, है ना, कि प्रज्ञा क्या है। ठीक है, और इसके अलावा क्या आ सकता है? इसके अलावा आप इसे कहाँ यूज कर सकते हो? मेंस में। मेंस में आपके पास इंटरनल सिक्योरिटी का पेपर ही है, एक अलग सब्जेक्ट है ना, उसमें 2-3 क्वेश्चन आपको मिनिमम मिलने वाले हैं इंटरनल सिक्योरिटी से, और बहुत ऐसे चांसेस होते हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी पे क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो वहाँ पे आप एज एन एग्जाम्पल लिख सकते हो कि कैसे हम जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं, आज के ज़माने की टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका प्रयोग हम यहाँ पे कर सकते हैं, है ना। तो एक ये अच्छा कदम है। ठीक, क्वेश्चन क्या आ सकता है कि प्रज्ञा का प्राथमिक फंक्शन क्या है, प्राथमिक कार्य क्या है? सैटेलाइट को लॉन्च करना? नहीं भाई। रियल टाइम बैटलफील्ड वेपन डिप्लॉयमेंट, या कि युद्ध क्षेत्र में हथियारों की तैनाती करना? नहीं। AI बेस्ड एनालाइज करना सैटेलाइट इमेजेस का, ताकि हम एनोमॉली या गड़बड़ियों को पता लगा सकें, है ना। तो आंसर विल बी सी। साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं है ना, इंटरनल सिक्योरिटी से होता तो फिर भी बेटर है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक भी सेना से ही जुड़ा हुआ है। भैरव बटालियन, 16वीं भैरव बटालियन जो है बनाई गई है। ठीक है, अब ये भैरव बटालियन क्या होती है इसको समझेंगे। ठीक
ठीक है, पहले ये समझते हैं कि इसको कहाँ कमीशन किया गया है। तो बेलगावी कर्नाटका में एक है मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर, ठीक है, वहाँ पे 16वीं भैरव बटालियन को शामिल किया गया, कमीशन किया गया, ठीक है। किससे रिलेटेड है, उस नाम में ही है, देखो मराठा लाइट इन्फेंट्री, है ना। तो ये मराठा लाइट इन्फेंट्री की एक और बटालियन है ना। ये इंडिया की ओल्डेस्ट, इंडियन आर्मी की ओल्डेस्ट और मोस्ट डेकोरेटेड इन्फेंट्री रेजिमेंट है ना। सबसे ज़्यादा सम्मानित और सबसे ज़्यादा पुरानी मराठा इन्फेंट्री, मराठा लाइट इन्फेंट्री, ठीक है। अब आप पहले भैरव बटालियन समझ लेते हैं, है ना। देखो क्या होता है कि अगर हमें कोई खतरा पता चलता है कि बॉर्डर पे कुछ हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी में कुछ हो गया या कोई अन्य खतरा, है ना, तो उसमें क्या होगा, अगर हमें सेना इकट्ठी करनी है ना, तो सेना में कितने सारे रेजिमेंट्स हैं, फिर उनके आगे बटालियंस हैं, है ना, उन सबको एक जगह पे इकट्ठा करने में क्या लगता है, समय लगता है, मोबिलाइज करने में, है ना। तो वहाँ उसकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत जब तक हम उन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। हमें ऐसे चाहिए अपने जवान कि भाई हमने कहा कि यहाँ पे खतरा है और वो अगले 5 से 10 मिनट में, आधे घंटे में वहाँ पे मौजूद हो जाए, है ना, तो ही तो काम होंगे। नहीं तो क्या है कि पहले ही दुश्मन जो है कुछ बर्बादी कर चुका होगा, ठीक। तो नए तरीके के खतरों से निपटने के लिए, है ना, और जो बॉर्डर पे हमारा, मेनली बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर पे जो एक सेंसिटिविटी बढ़ती जा रही है, तो वहाँ पे हमें चाहिए कि भाई जो ट्रेडिशनल हमारी सेना है वो तो अभी आने में टाइम ले लेगी, लेकिन उससे पहले हमारे पे छोटी छोटी ऐसी बटालियंस हों, 100, 200, 300 सोल्जर्स की, कि वो अचानक से, कि आपने उन्हें निर्देश दिया और तुरंत से वो मोबिलाइज हो गए, तुरंत से आ गए, है ना। तो इससे क्या होगा कि हम जो ऐसे कुछ बॉर्डर ऑपरेशंस हैं वहाँ पे एकदम रिएक्ट कर पाएंगे, और नहीं तो कुछ ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जो सेंसिटिव बॉर्डर जोन में हमें करने होते हैं, है ना, वहाँ पे भी इनको किया जा सकता है, ठीक है। तो इनमें क्या होगा, 250 से जो भी ये भैरव बटालियन होती हैं, 16वीं भैरव बटालियन है, मतलब 16 ऐसी बटालियन बन चुकी हैं अलग अलग इन्फेंट्री, अलग अलग रेजिमेंट्स के लिए, ठीक है। तो 250 से 300 हैंडपिक्ड सोल्जर्स होंगे इसमें। कहाँ से चुने होंगे हमने, आर्मी से, इन्फेंट्री से, आर्टिलरी से, एयर डिफेंस से, सिग्नल से, अलग अलग जगह से हमने कुछ सोल्जर्स उठाए और उनको मिला के बना दिया एक बटालियन, ठीक है। इसको, इसका क्या काम है, इमीडिएट रिस्पॉन्स, है ना, तुरंत रिस्पॉन्स करना है, ठीक है, तत्काल प्रतिक्रिया देनी है, तत्काल जवाबी कार्यवाही करनी है, ठीक है। तो जो बड़े फॉर्मेशंस होते हैं, बड़ी जो सेनाएं होती हैं, उन्हें टाइम लगता है मोबिलाइज होने में, लेकिन जो भैरव यूनिट है वो शॉर्ट नोटिस में ही मोबिलाइज हो जाती हैं, तुरंत आ जाएंगी, LAC, LOC जैसे एरियाज पर पहुंच जाती हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजीज भी यूज़ कर रही हैं, अनमाइंड सिस्टम यूज़ कर रही हैं, ड्रोन चलाना आता है इनके सोल्जर्स को, सर्विलांस, प्रिसीजन टारगेटिंग ये आता है। यहाँ पे ना सन ऑफ सॉइल कॉन्सेप्ट भी है। सन ऑफ सॉइल किससे संबंधित है, रीजनलिज्म से, ठीक है। आपने सोसाइटी में रीजनलिज्म पढ़ा होगा, वहाँ पे सन ऑफ सॉइल इज अ कीवर्ड, ठीक है। तो सन ऑफ सॉइल क्या होता है, इसको समझते हैं कि आप इसी मिट्टी के बच्चे हो, है ना, कि इस मिट्टी के बच्चे हो, मतलब आपका अपनी मिट्टी से लगाव है, ठीक। तो मानो कि कोई महाराष्ट्र का है, तो उसके महाराष्ट्र में जो भैरव बटालियन काम कर रही होगी वहीं पे ही डिप्लॉय किया जाएगा, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, भाई वो वहाँ रहा है, उसने अपना जीवन बचपन बिताया है, तो उसको उसके इलाके की, उसके राज्य की पहचान है, उसको पता है कौन चीज़ कहाँ पे है, क्या चीज़ कैसे हो सकती है ना। तो यहाँ पे हम ऐसे लोगों को प्राथमिकता देंगे जो वहाँ के टेरेन, क्लाइमेट आदि से परिचित हों, है ना, मतलब वहाँ के लोगों को ही उसमें ज़्यादा मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी भैरव बटालियन। होती क्या है, ये मैंने आपको बताया, 2025-26 में ये इनिशिएटिव शुरू हुआ कि हम छोटे छोटे लीन हाई मोबिलिटी टेक्टिकल यूनिट्स बनाएंगे कि बहुत सक्षम हो, बहुत चुस्त हो, अत्यधिक गतिशील हो, तुरंत से इकट्ठा हो जाए, ठीक है, ताकि जो हमारा संवेदनशील जो सीमा क्षेत्र हैं, जो बॉर्डर एरियाज हैं, वहाँ उनको सुरक्षित किया जा सके, ठीक है। क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि इस तरह के स्टेटमेंट वाला, ये लार्ज इन्फेंट्री फॉर्मेशंस होते हैं, भाई लार्ज नहीं है, छोटे छोटे टुकड़ियां हैं, 200-250 सोल्जर्स की, है ना।
कॉम्पैक्ट हैं, हाई मोबाइल हैं और रैपिड डिप्लॉयमेंट के लिए बनाई गई हैं, तेजी से तैनाती के लिए बनाई गई हैं, है ना? तो ये बात तो सही है। ये अनमैन्ड सिस्टम्स पे डिपेंड करती हैं, है ना? रिलाय हेविली, हेविली से आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, है ना? लेकिन क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है तो 2 3 को हमें सही मानना पड़ेगा, तो आंसर विल बी 2 3। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिजिटल रिस्टोरेशन ऑफ ऑनर बसरा मेमोरियल। ठीक है, यहाँ पे सम्मान की डिजिटल बहाली हो रही है बसरा मेमोरियल में। अब ये भी सेना से जुड़ा हुआ मुद्दा है। देखो हुआ क्या कि बसरा मेमोरियल है क्या, यहाँ पे ना एक वॉर होता है, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। ये है कहाँ पे? मेसोपोटामिया में है। मेसोपोटामिया कहाँ पे है? इराक में। ठीक है, तो मेसोपोटामिया इराक में क्या होता है, ये एक वॉर होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। उसमें यूके की तरफ से ना, यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड की तरफ से भारत की सेना भी शामिल होती है ना? ये आपने इतिहास में पढ़ा है, भारत के सैनिक भी शामिल होते हैं। तो वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में उन सैनिकों की मृत्यु हो जाती है, शहीद हो जाते हैं। ठीक है, तो जो यूके है वहाँ इंग्लैंड के सैनिक भी शहीद होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे इंग्लैंड क्या करता है, एक मेमोरियल बना देता है, बसरा मेमोरियल। ठीक है, इराक में। ठीक, और वहाँ पे जो जो उसके सैनिक शहीद हुए ना उनके नाम लिखता है। ठीक, तो उसने भारत के सैनिकों के नाम नहीं लिखे थे अभी तक, अपने सैनिकों के तो लिखे थे। ठीक है, जो उसके ब्रिटिश समकक्ष हैं कि दो सेना के जो जवान हैं वो लड़े, एक ब्रिटिशर था, एक ब्रिटिश था और एक इंडियन था, तो इंडियन वाले का नाम नहीं है, जो ब्रिटिश था उसका नाम है। ठीक, तो क्या होगा, तो यूके ने कहा नहीं भाई, मतलब अब भी आप देखोगे कितने साल बाद उसे ध्यान आया ये, तो उसने कहा कि कॉमनवेल्थ जो वारग्रेव कमीशन है उसने कहा कि भाई इंडियन वालों के भी नाम होने चाहिए, है ना? तो यहाँ पे भी इस मेमोरियल में इंडिया वालों के 33,000 सोल्जर्स के नाम लिखे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात ध्यान रखना, ये डिजिटल रिस्टोरेशन क्या है ना? डिजिटल बहाली मतलब अभी क्या है, इराक में ना बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है ना? तो वहाँ पे इस वजह से जाके नाम नहीं लिखेंगे हम मॉन्यूमेंट में, हमने डिजिटली लिख दिए हैं। ठीक है, और जब वहाँ पे शांति बहाल हो जाएगी तो फिर उस मॉन्यूमेंट में भी इनका नाम छाप दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी तो ये ऐसे नहीं है। ठीक, तो मेसोपोटामिया कहाँ पे है? इराक में। इराक का ही पूर्व नाम है मेसोपोटामिया, है ना? यहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे, है ना, ब्रिटिश एम्पायर का। ठीक है, इसमें इंडियन सोल्जर्स ने बहुत बहादुरी से लड़े, एक्सट्रीम हीट, डिसीज, ब्रूटल कॉम्बैट के बीच में लड़े और हजारों हजार सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। ठीक है, तो अभी क्या था, अभी तक वहाँ पे ना सैनिकों के नाम नहीं दिए जाते थे, है ना? औपनिवेशिक नीति थी, सैनिकों को उनके नाम से नहीं बल्कि उनकी रेजिमेंट से या रेजिमेंटल नंबर से, ठीक है, उससे पहचाना जाता था। तो नंबर नहीं, अब हम सैनिकों को पहचान दिलाएंगे। ठीक, तो क्योंकि वहाँ पे जो फिजिकल कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा अनसेफ है इस समय पे, इसलिए उनके नाम डिजिटल पैनल में शामिल किए गए हैं। जब शांति बहाल हो जाएगी तो वापस से इससे किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बन सकता है कि बसरा मेमोरियल कौन से कैंपेन से बिलोंग करता है? तो मेसोपोटामिया के। कहाँ पे है ये? इराक में। आंसर विल बी सी। अगला टॉपिक है हमारा चेचू ट्राइब या चेचू जनजाति और इसी के साथ अमराबाद टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ये जो ट्राइब्स होती हैं, जनजातियां होती हैं, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सी जनजाति कौन से राज्य से संबंधित है ना? और खासकर अगर वो जनजाति थोड़ी सी पीवीटीजी में आती है ना, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में आती है, तो वो और महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो हुआ क्या, न्यूज़ क्या है कि ये जो चेचू ट्राइब है इसके कुछ लोगों ने नल्ला मल्ला फॉरेस्ट में रहते थे, है ना? तो इन्होंने तेलंगाना चीफ मिनिस्टर को एक लेटर लिखा, एक पिटीशन लिखी और कहा कि भाई हमें आपका जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो कोअर्सिव मेजर्स यूज़ करके, कोअर्सिव मेजर्स मतलब दबाव डाल के, है ना, दबाव डाल के हमें यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि जो रिलोकेशन पैकेज है उसको अपनाओ, है ना, जबरदस्ती अपनाने को कह रहे हैं, जबकि वो वॉलेंटरी है, हमारी इच्छा पे है हम अपनाएं या नहीं, लेकिन वो हम पे अनैतिक दबाव बना रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए चर्चा में आ गए।
हमारे काम का क्या मुद्दा है ये नहीं है, ये तो बस कहानी याद रखने के लिए। हमारे काम का है कि अमरावती टाइगर रिजर्व है कहाँ, है ना, जहाँ पे ये रहते हैं। तो ये है हमारा तेलंगाना में, ठीक है। तेलंगाना लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है भारत का। आपको मुझे बताना है कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है ना। अगर ये सेकंड लार्जेस्ट है तो सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है। चेचू प्रजातियों का कहना है कि भाई हम तो नेचुरल प्रोटेक्टर हैं फॉरेस्ट के, और आप हमें ही हटा दोगे तो कैसे काम चलेगा। आपको लगता है कि हम उस फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाने हैं, तो ऐसा नहीं है ना। वो पीढ़ी दर पीढ़ी रहते हैं, उनका जीवन बिल्कुल वन्य जीवन है, ठीक। तो आप हमसे हमारी सांस्कृतिक पहचान और आजीविका को छीन नहीं सकते, ठीक है। तो ये आपको ध्यान यहाँ पे रखना है। अब है कि यहाँ पे चेचू कौन है, ठीक। तो चेचू क्या है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। देखो जो ट्राइब्स होती हैं ना, जनजातियां होती हैं, उनमें भी कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो अभी भी जो हैं बहुत वल्नरेबल हैं, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है ना, और वो अभी मुख्यधारा में शामिल नहीं हो पाई हैं। तो ऐसे में उन जनजातियों के लिए विशेष रूप से सरकार कुछ योजनाएं चलाती है, ठीक है। तो उन्हें कहा जाता है पीवीटीजी या पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। कहाँ रहते हैं, तो नल्लामल्ला हिल्स पे। कहाँ पे है ये नल्लामल्ला हिल्स, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। हंटर गैदर्स हैं, मतलब शिकार करते हैं, इसके साथ शहद को, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होती है ना, जो लघु वनोपज हैं, उसको उस पर निर्भर है, ठीक है। उनको यूज़ करते हैं, उनको बेचते हैं, तेलुगु भाषा बोलते हैं, ठीक। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। आ जाएगा अमरावती टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो तेलंगाना में, ठीक है। आई थिंक वहाँ पे ऊपर लिखा हुआ नहीं है, एक बार देख लेना। अगर आपके नोट्स में जो मैंने अभी देखा, मुझे मिला नहीं कहीं पे, अगर आप यहाँ पे नहीं लिखा हो ना कि ये तेलंगाना में है, तो आप इसको नोट कर लेना, है ना। अमरावती टाइगर रिजर्व कहाँ है, तेलंगाना में। दूसरा है चेचू ट्राइब के बारे में अगर हम पता करें, तो ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है, तो सही बात है। ये पास्टरलिस्ट हैं, लाइव स्टॉक रीडिंग करते हैं, पशुपालक हैं नहीं, शिकारी हैं ये, है ना, शिकार करते हैं, तो ये गलत हो गया। नल्लामल्ला फॉरेस्ट में रहते हैं, ये भी सही है, ठीक है। नल्लामल्ला कहाँ पे है, कौन सी रेंज में है, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट, सोच के बताना, ठीक है। तो आंसर बनेगा हमारा ए। नेक्स्ट है, आज का लास्ट टॉपिक है सुर ज्योत्सना नेशनल म्यूजिक अवार्ड्स, ठीक है। तो 13वें लोकमत सुर ज्योत्सना नेशनल म्यूजिक अवार्ड्स दिए गए हैं। ये क्या होते हैं, ये पूरे भारत में अलग अलग जो लोग हैं उनको दिए जाते हैं। कुछ जो वेटरन लेजेंड्स हैं, ठीक है, कुछ ऐसे जो दिग्गज हैं अपने म्यूजिक क्षेत्र में, और कुछ जो उभरते सितारे हैं, है ना। तो उन दोनों को ही सम्मानित किया जाता है। ऐसा नहीं है कि बस जो जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है ना, जो दिग्गज है वो नहीं देंगे। जो नई उम्र के बच्चे हैं और अच्छा म्यूज़िक में उनका होल्ड है, तो उनको भी अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। अलग अलग शहरों में इसकी सेरेमनी आयोजित हुई। अभी रिसेंट में जो फाइनल सेरेमनी थी वो न्यू दिल्ली में आयोजित हुई है, ठीक है। इसके अलावा बेंगलुरु, नागपुर, संभाजी नगर, है ना, कई जगह पे हुए, याद नहीं रखने, बस हल्का सा कि हाँ आपसे आ जाए सुर ज्योत्सना ये नेशनल अवार्ड किससे, म्यूजिक से संबंधित है ना। तो थोड़ा बस हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए। इन लोगों को ये दिया गया है, काफ़ी सारे नाम हैं, इनको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक आध आपको ध्यान रखना हो तो पद्मा श्री सुमित्रा गुहा, पंडित लक्ष्मण कृष्ण राव, पंडित राजा काले, पंडित उद्धव बापू, है ना। तो ये सब कुछ नाम है, आप थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। कहाँ पे हुई ये सेरेमनी, ये अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हुई थी, दिल्ली में, है ना। ये सेंटर कहाँ पे है, दिल्ली में है, ठीक। सुप्रीम कोर्ट के जज यहाँ पर आए थे, कैलाश खेर आए थे। उन्होंने अपना एक बैंड का प्रेजेंटेशन भी दिया, है ना, मतलब उसको परफॉर्मेंस दिया, नॉट प्रेजेंटेशन, परफॉर्मेंस दिया, ठीक। तो इस ये जो अवार्ड्स हैं ये कौन देता है, तो यहाँ पे एक लोकमत सखी मंच था, उसके फाउंडर हैं ज्योत्सना दर्द, ठीक है। उनकी याद में इस दर्दा, ठीक है, दर्द नहीं दर्दा, उनकी याद में इस पुरस्कार को स्थापित किया गया था, और ये संस्था ही इस पुरस्कार को देती है, ठीक है। तो 13वां एडिशन था इसका, इसमें दिया गया, ठीक। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये पुरस्कार कौन देता है ना, संगीत नाटक अकेडमी नहीं, लोकमत ग्रुप, है ना, लोकमत समूह इस पुरस्कार को देता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया इसे लाइक कीजिए,
और बताइए मुझे कि कैसा लगा आपको, है ना, कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।